हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टाइल का फार्मूला और प्रोजेक्टाइल के बारे में समझा था कि प्रोजेक्टाइल कैसे होता है, कैसे वो वर्क करता है और उसमें जी किधर लगता है, कंपोनेंट वाइज हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया ना? नहीं आया तो पहला वाला लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर प्रोजेक्टाइल का, और इसमें हम लोग सारे टॉपिक कवर करेंगे, आईटी लेवल तक कवर करेंगे। ठीक है, और उसमें लास्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप वीडियोस में आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, सीरीज में, वैसे वैसे आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप आईआईटी एडवांस या मेडिकल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि आप इसको हैंडल ना कर सको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। और जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें एक चीज और आती है बच्चों, दैट इज वेक्टर फॉर्म। ठीक है, एक और भी चीज आती है प्रोजेक्टाइल में, वो होती है वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म भी हमारी जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक और भी आता है, दैट इज इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, और इससे पहले जो आपने बहुत कुछ पढ़ा है, ये उसके अलावा है कि आप वेक्टर फॉर्म देखते हो, आप इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल को समझते हो। इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल में बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। आखिरकार हम इसमें वेक्टर की इक्वेशन को कैसे लिखें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो वेक्टर की इक्वेशन को हमको लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर फॉर्म पे बात करेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो जैसा कि बेसिकली हमको पता है कि हम यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं बच्चों, एक हम वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये अपना ओरिजिन हम कंसिडरेशन में ले लेते हैं, और हम ये लिखते हैं, कहते हैं भाई ये कोई बॉडी है और ये प्रोजेक्ट हुई है। ये बॉडी जो है किसी एंगल थीटा से प्रोजेक्ट हुई है विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और विद सम वेलोसिटी u, विद सम वेलोसिटी u के साथ ये प्रोजेक्ट हुई है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। अब यहाँ पे हम लोग इसको थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब हम कहते हैं कि चलो बॉडी चलते चलते टी टाइम में O से P पॉइंट तक पहुंच गई। टी टाइम में कहां तक पहुंच गई? P पॉइंट पे पहुंच गई। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप क्या कहते हो? x, y कहते हो, यही कहते हो ना? ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई? x हो गई, और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई? दिस इज y। तो एक डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस P पॉइंट तक चलने में इसने कितना ट्रेवल किया? x, और वर्टिकली कितना ऊपर गई? y। यहां तक क्लियर? अब हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारा r वेक्टर भी बन जाता है। ठीक है, तो और ये भी हमको पता है कि यहाँ पे दो कंपोनेंट हो रहे हैं u के, और वो दो कंपोनेंट क्या होते हैं? एक आपका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकलेगा, यानी कि x डायरेक्शन में निकलेगा, जिसको आप कहते हो u cos थीटा, और एक बच्चों किधर निकलता है? दैट इज y डायरेक्शन में निकलता है, और उसको आप लोग कहते हो u sin थीटा। ये सब चीजें आपको क्लियर। तो अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट। अगर आप इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट जिसको आप क्या कहते हो? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हो। अगर कोई आपसे पूछता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वेलोसिटी कितनी है, तो उस समय वेलोसिटी जो है वो आपकी कितनी? u cos थीटा, और इधर की कितनी? u sin थीटा। आपको ऑलरेडी पता है कि इसको आप i एक्सिस भी लिखते हो, और इसको आप क्या लिखते हो? y को आप j एक्सिस भी लिखते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? तो एक आपकी i एक्सिस हो जाती है, दूसरी आपकी क्या होती है? j एक्सिस हो जाती है। तो इन दोनों एक्सिस के बेसिस पे आप इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u वेक्टर को आप लिख सकते हो u x i कैप प्लस u y j कैप लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है, ux हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी और u y वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी।
तो इस समय वेलोसिटी जो आपकी निकल करके आती है वो आती है u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा इंटू जे कैप। ये आपकी जो वेलोसिटी आई ये क्या आई, इनिशियल वेलोसिटी आई। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। ये बच्चों क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ये वो वेलोसिटी है जिससे आपने बॉडी को क्या किया, प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, क्लियर हो गया कि दिस इज इनिशियल। लेकिन अगर आपको किसी भी मोमेंट पे, ऐसा तो नहीं कि आपसे सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पूछी जाएगी, आपसे हो सकता है कभी कभी ये भी पूछा जाए भाई किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी। तो हमको लास्ट लेक्चर से ही पता था कि आई एक्सिस की डायरेक्शन में यानी कि एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का नहीं बदलता, सिर्फ बदलता है क्या है, वाई कंपोनेंट बदलता है। ठीक है, तो वाई कंपोनेंट बदलता है, तो हम वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू उस मोमेंट पे वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट एनी टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो हम कहेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। अब vx जो है ये हमारे किसके इक्वल है, ux के बराबर है। vx यहां पे किसके बराबर होगा, ux, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो भी नहीं हो सकता डायरेक्शन। तो आप इसको लिख सकते हो u cos थीटा इंटू आई कैप और प्लस, अब वर्टिकल वेलोसिटी, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली किसकी वजह से कम हो रही है, किसकी वजह से कम हो रही है, जी की वजह से, क्योंकि जी उसको नीचे खींच रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं vy को हम लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस एटी का फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं u sin थीटा माइनस gt इंटू जे कैप। तो आपकी एक वेलोसिटी जो किसी भी मोमेंट पे आ रही है वो आपकी आ रही है। अच्छा, बड़ी मजे की बात, अगर आप t को 0 कर दो तो इनिशियल पॉइंट वाली बात कर लेंगे ना हम लोग। t को अगर हम 0 कर लेते हैं तो हम बच्चों कहां पे बात करते हैं, इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन की बात करते हैं, क्योंकि उसी समय टाइम 0 था। तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, वापस ये आ गई u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, क्योंकि आपने t को क्या रखा 0, तो ये फैक्टर क्या हो गया 0। क्लियर हो गया। अब वेलोसिटी के बाद आप हो सकता है एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालोगे। ठीक है, तो जब आप फॉर एक्सेलरेशन कहोगे, एक्सेलरेशन फॉर एक्सेलरेशन, ठीक, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना। तो आप कर दो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, और हमने इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो जब हम इसको टी के रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा ना, आएगा ना। और एक्सेलरेशन बच्चों कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो एक्सेलरेशन बच्चों कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अब u cos थीटा में तो t है ही नहीं, देख रहे हैं, इसमें तो t है ही नहीं, तो ये u cos थीटा क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। तो आप लिख सकते हो 0 i कैप प्लस u sin थीटा, ये भी कांस्टेंट है, इसमें भी t नहीं है, तो u sin थीटा भी क्या होगा, 0 हो गया। यहां पे माइनस हो गया g t, तो t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, भाई d बाई dt ऑफ t कितना हुआ, dt बाई dt, तो 1 हो जाएगा d बाई dt ऑफ t, तो ये हुआ माइनस j कैप। तो आपने एक चीज और देखी कि एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस जी जे कैप आता है, यानी कि एक्सेलरेशन जो बच्चों आ रहा है वो हमेशा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। माइनस क्या साइन बताता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जे डायरेक्शन की क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात आपको क्लियर। अब इसकी पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि भाई यही लिख सकते हैं, हम इसकी पोजीशन वेक्टर को भी लिख सकते हैं और वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ आएगा। तो पोजीशन वेक्टर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन वेक्टर। तो हम इसका किसी भी
पोजीशन एट एनी टाइम। तो हमको ये पता है ये x इधर गया t टाइम में, और वर्टिकली कितना गया y। ऑब्वियस सी बात है, वर्टिकली कितना गया y। और अगर ये r वेक्टर है तो हम बच्चों क्या लिखेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप। देखिए दिख रहा है सबको, दैट इज इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप। अब x को लेकर के कौन जा रहा है भाई, u cos थीटा जा रहा है ना। x को लेकर के कौन जा रहा है, u cos थीटा। तो u cos थीटा इसको लेकर के जा रहा है x को, तो ये जो x होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू जितने टाइम तक ये चला, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t लिख सकते हैं ना। x इज इक्वल टू कितना हुआ, u cos थीटा इनटू t। तो r वेक्टर में x जो आया वो हमारा कितना आया, u cos थीटा इनटू t, u cos थीटा t इनटू i है। अब y के लिए आपको सिंपल कौन सा फार्मूला यूज करना है, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, ut प्लस हाफ t स्क्वायर, क्योंकि g अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो g अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो a क्या हुआ, माइनस g हो जाएगा ना। u की जगह क्या लिखेंगे, uy लिख लेंगे, a की जगह ay कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। ये समझ में आया। तो y कोऑर्डिनेट यहां से निकलेगा, uy कितना है अपना, u sin थीटा है, और t से मल्टीप्लाई करा दीजिए भाई, है ना, माइनस हाफ g निगेटिव है इसलिए मैंने माइनस लिया, इनटू t स्क्वायर कर दिया। तो ये आपका r वेक्टर हो गया। अब देखिएगा इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हमको वेलोसिटी मिलेगी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हमने जो वेलोसिटी निकाली थी वो वेलोसिटी मिलेगी, और जो हमने निकाला था एक्सीलरेशन, क्या वो एक्सीलरेशन मिलेगा, ऑब्वियसली मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो डिफरेंशिएट हम करके देखते हैं, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी। सबसे पहले तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर क्या निकलेगा, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है। तो यहां से u cos थीटा और t का डिफरेंशियल तो 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो दैट इज i कैप। क्लियर हुआ, धीमे धीमे आराम से समझिएगा। प्लस u sin थीटा, ठीक है, यहां पे 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर से डिफरेंशिएशन, और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे ना, t स्क्वायर का 2t, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा। So that is equals to minus gt into j cap, ठीक है, क्लियर। यहाँ j cap लिखना भूल गया था, ठीक है, तो j cap यहाँ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो that is j cap। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि यहां से जो निकला वो क्या निकला, u cos थीटा into I cap प्लस u sin थीटा माइनस gt j। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया जो पहले हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या एक्सेलरेशन आएगा, ऑब्वियस बात है, आपने देख लिया है एक्सेलरेशन आएगा। तो डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगर हम इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें एक्सेलरेशन वेक्टर मिलना चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू dv ओवर dt मिल जाएगा बच्चों, एंड दैट इज इक्वल टू u cos थीटा, t नहीं है यहां तो 0 आ जाएगा, तो 0 I कैप प्लस u sin थीटा में भी 0 आएगा, तो t नहीं है तो 0 माइनस g j कैप। तो फिर से हमने एक बार फिर से देखा कि हमारा एक्सेलरेशन जो आया माइनस जी जे कैप आ गया, तो ये क्लियरिटी आनी चाहिए। अच्छा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कभी कहेंगे भाई ये किसी टाइम पे जो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी आई, वो कैसे निकालेंगे, वो टाइम कैसे निकालेंगे। तो वो सब करने के लिए जब आपको वेक्टर फॉर्म का
यूज अगर आप कर पाते हो तो आपके लिए बहुत आसान होता है। ऐसे दूसरे मेथड्स भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे मेथड से हम नहीं निकाल सकते। फिजिक्स में एक बहुत ही ब्यूटी है फिजिक्स की, ये आपकी सोच और थिंकिंग जितनी ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, वो एकदम से तो नहीं बढ़ेगी, पहले दिन नहीं बढ़ेगी, पहले दिन आप आइंस्टाइन नहीं बन सकते। आप जैसे जैसे थिंकिंग करोगे, जैसे जैसे इसमें इन्वॉल्व होते जाओगे, ठीक है, आपको एक मजा भी आने लगेगा। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल भी देखी। अब हम लोग इसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आईआईटी के लिए तो भाई क्या कहा जाए, उसका तो बड़ा फेवरेट है, ठीक है, दैट इज इंक्लाइन प्लेन। क्योंकि बच्चे जो इसको करते हैं वो कई बार इंक्लाइन प्लेन को नहीं समझ पाते, लेकिन है नहीं, उसके कॉन्सेप्ट वही है। फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं पहले दिन, वही लास्ट तक चलेगा। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला है। न्यूटन साहब ने जो बात कही है, 3 लाज दिए हैं, लाज वही है, कहीं नहीं बदले, आज तक नहीं बदले, ठीक। तो चीजें वही की वही है, ठीक है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो जैसा कि मैंने बोला कि जहां कहीं हमें जाना होता है उस तरफ हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट हो या वेलोसिटी, ठीक, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो या एक्सेलरेशन, आपको जो भी इक्वेशन लगानी है उधर नेट एक्सेलरेशन ले लीजिए या उसके अपोजिट, मतलब आप समझ रहे हो, माइनस लगा के अपोजिट, या फिर और वेलोसिटी में सारी इक्वेशन, चाहे वो फोर्स में हो, चाहे वेलोसिटी में हो, चाहे एक्स वाई जेड किसी में, वो सारी चीजें उस तरह लगा दीजिए, आपको इक्वेशन बन जाएगी, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन on an inclined plane। तो इंक्लाइन प्लेन बच्चों आप लोग समझते हो, नहीं समझते हो तो समझ लीजिए। भाई कोई भी पहाड़ी टाइप की कोई चीज ले लेते हैं, सपोज करते, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना देता हूँ आपको, ठीक, तो आप ये समझना है, ये जो स्लोप टाइप की चीज होती है दैट इज नोन एज इंक्लाइन, इसको हम लोग कहते हैं इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप हम लोग कांस्टेंट अभी लेकर चल रहा है, ठीक है, स्लोप हमारा क्या है, हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये चीज हमने कह दिया, और यहाँ पे हमने कह दिया भाई ये कुछ एंगल है बीटा, मान लेते हैं पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ है, तो ये पहाड़ी है और इसका जो इंक्लिनेशन है दैट इज बीटा, ठीक। अब यहाँ पे एक बॉडी जो है प्रोजेक्ट करी जा रही है, और प्रोजेक्ट करी जा रही है विद सम एंड वेलोसिटी u, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे u है, और ये टोटल एंगल ये है अल्फा, ले सकते हैं भाई, टोटल एंगल मैंने अल्फा लिया है विद द हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखिएगा इस बात। अब हमको जो है थोड़ा सा चेंज करना, बहुत हल्का सा, हम अभी तक एक्स एक्सिस इधर लेते थे, वाई एक्सिस इधर लेते थे बॉडी का, और ब्यूटी ये है कि भाई आप एक्सिस को अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई है, फिजिक्स को, मैथ्स को इजी करने के लिए, चीजों को बेटर ढंग से समझने के लिए हमने एक्सिस को इजाद किया है, इजाद मतलब बनाया है, हमने अपनी सहूलियत के लिए बना दिया, एक्सिस ने हमें नहीं बनाया। तो यहाँ जो कुछ हम एक्सिस या कोऑर्डिनेट लेते हैं वो अपने हिसाब से लेते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं भाई, ऐसा नहीं कि बार बार आप नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चलेगी, तो आप फ्लेक्सिबल हो जाए, ठीक है, और फ्लेक्सिबल हो जाए तो हमने अब जो एक्सिस यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग क्या ले लिया, एक्स एक्सिस। अब अगर एक्स एक्सिस मैंने ये ले लिया तो बट नेचुरल हमको एक परपेंडिकुलर एक्सिस लेनी पड़ेगी, और उसको हम क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। अब ये बात भी सच है कि बॉडी जो है वो ऐसे ही तो चलेगी बच्चों, क्लियर, उसका पाथ ही होगा,
और अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से देखूं, अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से देखूं तो उसकी कुछ हाईएस्ट पॉइंट आएगा ना, इस इंक्लाइन प्लेन में खड़ा हुआ बंदा क्या कहेगा, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, एच मैक्स ये है। ध्यान से वो यही कहेगा इसका जो एच मैक्स है वो ये है, उसको और कुछ नहीं लेना देना। यहां ग्राउंड से खड़ा हुआ बंदे के लिए एच मैक्स कुछ और हो सकता है, पर पहाड़ी पे खड़े हुए बंदे के लिए मैक्सिमम हाइट ये होगी। ठीक है, और ये बात मैक्सिमम इसलिए होगी क्योंकि उसके बाद इस पॉइंट पे इसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो बॉडी अभी और ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब हमने ये ले लिया है तो हम यहां पे ये कह सकते हैं भाई ये अगर एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो ये बचा खुचा एंगल बच्चों कितना होगा, दैट इज अल्फा माइनस बीटा होगा कि नहीं होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें अब सब कुछ क्या करना है, इसी एक्स और वाई के हिसाब से देखना है। तो अब हमने u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिया और u का इस डायरेक्शन में जो बच्चों ने कंपोनेंट निकाला वो कितना निकाला, u cos अल्फा माइनस बीटा हुआ, यानी कि जो हमने एक्सिस x यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ली है उसके अलोंग u cos अल्फा माइनस बीटा हुआ, और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बच्चों यहाँ पे भी आया और उसको हम कहते हैं u sin अल्फा माइनस बीटा आया। क्लियर हुआ? तो एक हमारा कंपोनेंट क्या हुआ, u cos अल्फा माइनस बीटा, एक कंपोनेंट क्या हुआ, u sin अल्फा माइनस बीटा। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक, अब g को भी तो देखिए भाई, g कैसे ऐड करना है। तो हमको पता है g जो है हमेशा किधर लगता है बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना। क्लियर है? और ये एंगल अल्फा है और इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा ही होगा। नहीं समझ में आया? समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है। ये एंगल बच्चों हमने क्या लिया, सॉरी ये बीटा, ये एंगल हमने क्या लिया, बीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा होगा। कैसे भाई, जी तो इधर लगा, चलो इसको पूरा लंबा सा बना देते हैं, तो जी इधर हुआ ना, ठीक, जी इधर आ गया बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये एंगल बीटा, तो ये हुआ 90, तो ये कितना हुआ 90 माइनस बीटा, ठीक, ये 90 माइनस बीटा हो गया। और ये पूरा एंगल क्या है, 90 है। तो बच्चों एक बचा खुचा एंगल जो बचा वो कितना हुआ, बीटा हुआ। 90 में से 90 माइनस बीटा गया तो बीटा बचेगा। ये क्लियर हुआ? अब g का एक कंपोनेंट इधर लगेगा, g cos बीटा, क्लियर, और एक कंपोनेंट बच्चों कहां लगेगा, g sin बीटा। दिखाई दिया? अब देखिए यहां पे एक ब्यूटी आ गई, इसमें यहां पे एक बहुत ही ट्विस्टेड पॉइंट आ गया जो आइडिया तुम हो सकता है, ठीक, क्या हो सकता है भाई, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, प्रोजेक्ट है, ठीक। अब देखिएगा u cos अल्फा माइनस बीटा इधर है ना, ठीक, तो अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट क्या निकल रहा है, u cos अल्फा माइनस बीटा निकल रहा है ना, निकला ना, और उसके अपोजिट क्या लग रहा है, g sin बीटा लग रहा है। क्लियर हुआ? तो g sin बीटा u cos अल्फा माइनस बीटा को क्या करेगा, रिटार्ड करेगा ना। तो जैसे जैसे जाएगा और जब तक ये नहीं टकराएगा, ये क्या कर सकता है, इसको डिक्रीज कर सकता है, ये इसको क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और u sin अल्फा माइनस बीटा g cos बीटा अपोजिट में लग रहे हैं ना,
ठीक, तो ये तो इसको डिक्रीज करेगा ही करेगा। तो यहां पे जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी, इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अगर हम एक्स एक्सिस के हिसाब से देखें तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है ना, कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन अब यहां पे क्या होगी वेलोसिटी, ये अभी आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? आप ये नहीं कह सकते जल्दबाजी में कि u cos अल्फा माइनस, क्यों? ये उस केस में था, यहाँ पे सेम प्लेन की बात थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंक्लाइन। ये ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं लीजिए, आराम से लिखिए, सोचिए शुरुआत में, फिर आंसर दीजिए। तो यहाँ पे u cos अल्फा माइनस बीटा के जस्ट अपोजिट g sin बीटा लग रहा है, तो g sin बीटा हमेशा कंटिन्यूअसली अलोंग द एक्स एक्सिस वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करता रहेगा। क्लियर हो गया? अब यहां पे हम लोग एक चीज करते हैं, फिर से टाइम ऑफ फ्लाइट की बात। अगर हम इसको ओरिजिन O कह देते हैं, इसको पॉइंट ऑफ स्ट्राइक P कह देते हैं, तो जैसा कि हमने पहले देखा था बिल्कुल वैसे वैसे निकलता रहेगा। ठीक, तो यहां पे आप O to P की अगर बात करो तो O पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, P पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। तो आप O to P आप कह सकते हो बच्चों वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। आप बड़े प्यार से कहिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सर कितना है, 0 है। इसमें कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, ठीक, तो 0 माइनस 0 हो या 0 जाता है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी अगर हम बात करते हैं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हुई, दैट इज इक्वल टू u sin अल्फा माइनस बीटा भी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों कितनी हुई, u sin। और यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू माइनस g cos बीटा। ये भी क्लियर हो गया सबको? तो यहां पे एक्सेलरेशन जो आया दैट इज इक्वल टू माइनस g। अब अगर हम मान लेते हैं कि लैग टाइम टेकन, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर हवा में रहा, उड़ता रहा, उसको हम टी ले, तो कोई समस्या नहीं। और अपना जो फॉर्मूला है पुराना, उसी को यूज करना है, कुछ नया नहीं करना है। थोड़े बहुत टेक्स्ट लगती है वो लगा लेंगे हम लोग। तो ये जो फॉर्मूला है अपना जो है वो क्या होता है, s is equal to ut plus half of a d square। डिस्प्लेसमेंट का यही फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, डिस्टेंस तो नहीं, ध्यान रखिएगा, वेक्टर फॉर्म है ये। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आया वो हमारा कितना आया, 0 आया था, ठीक है। y डायरेक्शन में सब y निकलते हैं, ठीक है। u हमारा कितना था, u sin अल्फा माइनस बीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट t। एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस g cos बीटा लिखेंगे और इनटू t स्क्वायर, at को लेके काट दीजिएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो टाइम जो हमारा आएगा दैट इज इक्वल टू 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप इस एंगल को थीटा कर दें, लैग अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू थीटा, तो आप देखोगे दिस इज इक्वल टू, ये चीज आपकी क्या बन जाएगी, 2 sin थीटा अपॉन g cos बीटा। तो ये बिल्कुल वैसे ही आ गया कि आपका क्या है, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट पहले भी यही निकला था, अब भी यही है, बस एक कंपोनेंट वाइज हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ uy अपॉन gy, जो आपका y डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, क्लियर हो गया। अब फॉर hmax हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी तो वही है, फाइनल वेलोसिटी एट h पॉइंट आप दिख रही है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 0। वर्टिकल लिख लीजिए, इसको क्या लिख लीजिए, वर्टिकल वेलोसिटी लिख लीजिए, वर्टिकल वेलोसिटी एट h पॉइंट कितनी हो गई, 0। बाकी बात सारी चीजें वैसी हैं। फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो क्या होगा, फॉर्मूला यूज्ड
सिंपल सा जो आपने पढ़ा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस पढ़ा है ना। ठीक, अब y y y लगा दो, एस वाई लगा दो, ठीक है, कोई समस्या नहीं, सब y डायरेक्शन लगा दिया। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हुई, 0 स्क्वायर। ठीक, u कितना था, u sin अल्फा माइनस बीटा था, तो दैट इज इक्वल टू u sin अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, दैट इज इक्वल टू माइनस g cos बीटा। ठीक, sy आपका h max, यहां से आपको जो h max आता है वो h max आपको सॉल्व होगा, आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2g cos बीटा। ये क्लियर हुआ, सबको समझ में आ रहा है। अब वही बात है कि अल्फा माइनस बीटा को अगर हम थीटा लिख लें, सो दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos बीटा। तो ये भी आपका इनफैक्ट क्या आया, ui का स्क्वायर अपॉन 2gy आया। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही आपका यहाँ पे भी आ गया कि ui स्क्वायर अपॉन दिस इज, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर y अपॉन ui स्क्वायर अपॉन 2gy। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू रेंज। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, रेंज निकालनी है, ठीक है। तो वी कैन टॉक अबाउट रेंज। रेंज यहां पे कितनी होगी, दैट इज O टू P। रेंज को हम क्या कहेंगे, OP। OP हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए हम थोड़ी सी ट्रिक का यूज कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक्स हैं, उसका हम यूज कर लेते हैं और उस ट्रिक से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम ट्रिक का यूज करते हैं और हम इस पूरे डायग्राम को हटा देते हैं, ठीक है, इस पूरे डायग्राम को इरेज करते हैं और ट्रिक का यूज करते हैं। हमें एक चीज पता है कि भाई बॉडी जो है गई है इंक्लाइन प्लेन में, ये एंगल क्या है, बीटा है, और ये हमने किससे फेंका था, यू वेलोसिटी से फेंका था, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका कितना था, अल्फा। तो बॉडी तो गई है, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चों, ठीक है। ओ से चली कहाँ गई, पी पॉइंट पे पहुंची, इस हाईएस्ट पॉइंट को भी हम पी ले रहे हैं, ठीक। तो ये डिस्टेंस अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई ये डिस्टेंस मुझे, ये रेंज है r, ये डिस्टेंस यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन की रेंज कितनी है, r है, और दैट इज x कहते हैं, कोई समस्या नहीं किसी को, इसको हम क्या कहते थे, x, कुछ भी ले सकते हो उसका, ठीक है, x कहते हैं। तो t टाइम तक चल रही है, तो गई किससे, अगर हम इस एक्सिस पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारी पहले वाली एक्सिस हुआ करती थी, इस पे अगर हम बात करें तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, x, कितने टाइम तक चली, p पॉइंट तक पहुंचने में कितना लगा, t, और उसने वेलोसिटी कितनी ली, u, एंगल कितना था, अल्फा। तो हम ये कह देते हैं, कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू u cos अल्फा। तो ये जो इस तरफ चली वो किससे चली, u cos अल्फा से चली, तो दैट इज इक्वल टू u cos अल्फा इनटू t लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी अपने को पता है, अभी हम लोगों ने निकालना है 2 टाइम्स ऑफ u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। ये भी क्लियर है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। तो x हमारा निकल आया। अब अगर हमें x निकल आया तो हमें ये ट्रायंगल बना लेना है, सिंपल सा, और ट्रायंगल में हमारा ये एंगल कितना है, बीटा है, ये x है, ये हमारी रेंज हो गई इंक्लाइन प्लेन की। तो हमें पता है x बाई आर इज टू कितना होता है बच्चों, cos बीटा होता है, x बाई आर इज टू, तो r इज टू x बाई cos बीटा हो जाएगा ना, और r इज टू x बाई cos बीटा हो जाएगा, तो ये x कितना आया, दैट इज टू, ऊपर से देखिएगा 2 u का u में मल्टीप्लिकेशन 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा, ठीक है, अपॉन g cos बीटा ये है और cos बीटा ये है, तो ये सब मिला के g cos स्क्वायर बीटा बन जाएगा।
यहां तक हमारी रेंज आ गई, और ये रेंज क्या है? रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। दिस रेंज इज रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में ये कितना चला, तो हमारी ये रेंज आ गई है कि रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को नहीं है। अब देखिए इसमें हम और डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है, कि भाई ये रेंज आ गई। जैसे हमने वहां पे कभी रेंज निकाली थी, क्या निकाली थी? मैक्सिमम रेंज निकाली। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम रेंज कैसे निकल सकती है। तो देखते हैं फॉर द मैक्सिमम रेंज कैसे निकल सकती है। तो सब डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। So now we are talking about the maximum range. For maximum range, अब हम लोग मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं, तो हमें पता है u हमारा कांस्टेंट है, g हमारा कांस्टेंट है, बीटा जो है पहाड़ी का एंगल है, ये भी कांस्टेंट है। अल्फा कहीं हम चेंज कर सकते हैं, हम जो है बैरल का अल्फा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बैरल का अल्फा हम चेंज कर सकते हैं, बीटा लेकिन इसमें साथ साथ लगा हुआ है। प्रॉब्लम इज दिस कि साइन के साथ साइन अल्फा माइनस बीटा है। तो हमें इसको मैक्सिमम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 साइन अल्फा माइनस बीटा इनटू कॉस अल्फा शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक। ये क्लियर है? u पे कंट्रोल नहीं है, g पे कंट्रोल नहीं है, cos बीटा पे कंट्रोल नहीं, ठीक है, बीटा पे कंट्रोल नहीं, लेकिन ये पूरे फैक्टर में अल्फा आ रहा है, इसलिए हमने अल्फा को कंसीडरेशन में लिया हुआ। अब हमें करना क्या है? 2 sin a cos b is equal to sin a plus b, तो ये हो जाएगा sin अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस sin a minus b अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, that should be equals to maximum। क्लियर हो? तो sin a cos b का फॉर्मूला लगाया, तो यहां से आता है दैट इज sin 2 अल्फा माइनस बीटा, और यहां से अल्फा कैंसिल हुआ, तो ये हुआ माइनस sin बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक, अब फिर से वही वाली बात आ जाती है कि भाई अपना जो है वो एक पॉइंट और आता है कि दिस इज कि साइन बीटा जो बच्चों क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर बीटा कांस्टेंट है तो साइन बीटा कांस्टेंट। तो फिर यहां पे देखो, फोकस करिए इस जगह पे, फोकस करिए, हमें इसको मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो वी शुड मैक्सिमाइज साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, और साइन 2 अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। So that is equal to sin pi by 2. तो you can say कि 2 अल्फा माइनस बीटा जो बच्चों आया वो कितना आया? pi by 2 आया है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू pi by 2 pi by 4। सॉल्व करेंगे तो that is equal to pi by 4 प्लस बीटा by 2 आ जाएगा। अब ये चीज जब आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू इतनी होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज। फॉर मैक्सिमम रेंज जो आपका आएगा वो ये आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा तो बट नेचुरल रेंज भी आपकी आ जाएगी मैक्सिमम। सो यू कैन से कि आर मैक्स जो होगा वो कितना होगा? हमने 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा को कंट्रोल किया और यहाँ पे क्या लिखा? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। ये क्या होगा? माइनस साइन बीटा होगा। सो यू कैन से दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक, 1 माइनस साइन बीटा अपॉन जी cos स्क्वायर बीटा होगा, g cos स्क्वायर बीटा। So this is 1 minus sin बीटा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा आपका निकाल के आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज हो गई यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी,
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होगी। ठीक है, अब कैसे निकलेगी पैराबोलिक ये भी देखते हैं। हमें पता है कि भाई ये बॉडी ऐसे गई है, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं नॉर्मल, और ये क्या हुआ वाई एक्सिस हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। वाई एक्सिस ये हो गई। स्पीड जो है, बॉडी जो हमने जिस स्पीड से फेंकी है वो कितना है, यू है। एंगल हमने क्या लेना है, थीटा लेते हैं। हम कहते हैं ये ओरिजिन से लेकर के, मतलब पॉइंट ऑफ पोजीशन से लेकर पी पॉइंट पहुंचने में इसको टाइम लगता है टी, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कॉमा वाई। तो देन वी नो वेरी वेल, हमें ये बात बहुत अच्छे ढंग से पता है कि इसने हॉरिजॉन्टली पी पॉइंट तक पहुंचने में इसने हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल किया, एक्स, वर्टिकली इसने कितना ट्रेवल किया, वाई, और हमने टाइम लिया है लेट टाइम टेकन फ्रॉम O to P, this is equals to T। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x is equals to horizontal velocity। इस तरफ कितनी होगी, u cos थीटा होगी ना, u cos थीटा is responsible for horizontal displacement, u sin theta is responsible for vertical displacement। so x is equals to कितना हुआ, u cos थीटा into t हो जाएगा। तो यहां से हमें टाइम की वैल्यू निकल आएगी, टाइम इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हुई, u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दें। सो u/t हम लोग बात करेंगे, u कितना है, दिस इज इक्वल टू u sin थीटा है, एक टाइम t है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की तरफ लगता है, g नीचे की ओर लगता है। सो यू कैन से माइनस जी इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं। टाइम की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन 2 में प्लेस करो, और वैल्यू ऑफ t फ्रॉम 1 into सेकंड में प्लेस कर दें, देखते हैं क्या आता है। y इज इक्वल टू u sin थीटा, टाइम की जगह क्या लिखा, x अपॉन u cos थीटा लिख दिया, माइनस हाफ जी, t की जगह x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। u से एक यो काट दो, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, सो दैट इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपके इक्वेशन आ गई, एक ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स वाई है, इसमें टाइम नहीं है। थीटा हो सकता है, यू हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन टाइम नहीं होना चाहिए ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में, एक्स वाई के टर्म्स में। अब इस इक्वेशन को देखिएगा, ये इक्वेशन में y की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 दिख रही है ना, और यहां पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन x, किसमें x में है क्वाड्रेटिक, ठीक है। और अगर बच्चों ये x में क्वाड्रेटिक है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगी, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पैराबोला फॉलो। तो यहां पे यू कैन से कि प्रोजेक्टाइल, सो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो पैराबोलिक पाथ, दिस इज फॉलो पैराबोलिक पाथ। ये क्लियर हुआ। अब इसको और भी कई तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, राइट, करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस इक्वेशंस को हम लोग और भी तरीके से क्या क्या लिख सकते हैं, कौन सी फॉर्म, कुछ फॉर्म होती हैं जो कि कंपटीशन में बड़ा यूज होती हैं, और स्पेशली आईआईटी और मेडिकल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। बोर्ड में तो इससे काम चल जा रहा है, लेकिन बाकी बाद में तो हम इसी इक्वेशन को उठाते हैं, हम लिखते हैं y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस
जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर लिख लिया। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होगा, sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। ये एक और फॉर्म लिया जाता है y इज इक्वल टू x tan थीटा, ये आगे न्यू फॉर्म हो गया। अब इसके अलावा भी और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन में फिर से हम उठा लेते हैं। ठीक है, हम क्या लिखते हैं y और इसमें x tan थीटा को कॉमन ले लेते हैं, x tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, x tan थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे x tan थीटा। भाई जो कॉमन लेते हैं उसका मतलब होता है डिवाइड करना होता है, अंदर ब्रैकेट के अंदर पूरे में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा आप x से x को उड़ा सकते हो। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस gx ऊपर रहेगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आपको दिख ही रहा है, और tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है सब, बहुत आसान सा है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये बड़ी मजेदार चीज आ गई, x tan थीटा 1 माइनस जी ऐसे आती नीचे रखिए 2u स्क्वायर sin थीटा पहले लिख लीजिए, cos थीटा बाद में लिख लीजिए, और ये जो g है, सॉरी x को ऐसे रखिएगा, g को नीचे ले, g को नीचे ले है ना बच्चों, g को नीचे ला, कोई समस्या नहीं है। ये देखिएगा 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g, ये आपका रेंज का फॉर्मूला है, ये आपका किसका है फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला। तो आपने यहां से इसको लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई r। बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म हो गई, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई 4। ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीशन, ये ध्यान रखिएगा, फॉर कंप्लीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्लीशन वाले बच्चे जो भी हैं उनको बहुत ध्यान से देखेंगे, बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ये कंप्लीशन वाले बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस पर ज्यादा फोकस करना है, तो यहां से बहुत कुछ आपका आगे के न्यूमेरिकल्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लेंगे उसमें आपको आगे वाले वीडियोस में ये सारी चीजें दिखाई देंगी। अब तक आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा कि भाई ये फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।